हे गाइस, दिस इज अ न्यू स्टोरी, सो आप सभी इसे सुनो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी ये कहानी। परी लोक एक ऐसी दुनिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारी सोच से भी परे है। कहा जाता है कि दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के टेहरी इलाके का एक अद्भुत खेत पर्वत जहां पारियां आती है मां दुर्गा की पूजा करने। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आज तक सरकार भी पता नहीं लगा पाई। खैर, हमारी आज की कहानी भी एक परी और एक इंसान के बीच की मैजिकल लव स्टोरी के बारे में है। ये मैजिकल लव स्टोरी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, तो कृपया इसे एक मनोरंजन के रूम में ही देखें। और अगर लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स वाली मैजिकल लव स्टोरी पहली बार लिख रही हूँ। तो अब ज्यादा बक ना करते हुए परिधि और रियांश की मैजिकल लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। परी लोक एक बड़ा सा खूबसूरत महल जो समुद्र के बीचों बीच है। उसके आसपास बड़े बड़े पहाड़ है, जिसके ऊपर से पानी का झरना बह रहा है, और कुछ पहाड़ों को तो बादलें ढक रहे थे। उस बड़े से महल के एक कमरे में दो पारियां बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों आपस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहे हो। उनमें से एक परी दूसरी परी को समझाते हुए बोली, आप बात को समझ क्यों नहीं रही है रानी परी? उसका धरती लोक पर जाना बहुत जरूरी है, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा और हमारा ये परी लोक नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह रानी परी, परी लोक की रानी यानी कि रंभा परी, जिन्हें बाकी परियां रानी परी कहकर बुलाते हैं। कोष्टक रानी परी अपनी नम आंखों से मेनका परी को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेनका परी कि आप मुझे ये सब क्यों समझा रही है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और वो बेटी है मेरी, मैं कैसे उसे धरती लोक भेज दूँ? जबकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन उसे धरती लोक से जुड़े उस सच के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, और मैं अपनी बेटी की नफरत नहीं सह पाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने उस वक्त जो किया वो गलत किया, लेकिन मैंने वो सब अपनी बेटी के लिए किया था। अगर एक माँ होने के अधिकार से मैंने अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए एक फैसला ले लिया, तो मैं उसमें कहाँ गलत हूँ? बोलते हुए रानी परी की आंखों में जो रुके हुए आंसू थे वो अब बहने लगे। मेनका परी उन्हें संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ रानी परी कि आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया, लेकिन आप ही कहती है ना कि सच एक बहते हुए पानी की तरह है, जिसे कोई चट्टान या कोई भी पर्वत बहने से रोक नहीं सकता, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खुद ही इस सच के बारे में उसे सब सच सच बता दीजिए। आखिरकार वो बेटी है आपकी, वो आपको जरूर समझेगी। लेकिन अगर ये राज उसे किसी दिन कहीं और से पता चला तो वो आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। तो क्या तब आप उस चीज को सह पाएंगी? मेनका परी ने रानी परी को समझाते हुए कहा। रानी परी उनकी बात सुन सोच में पड़ गई, और थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद रानी परी बोली, आप ठीक कह रही है मेनका परी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अपनी बेटी को उस सच के बारे में बताऊं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि सच जानने के बाद मेरी बच्ची मुझसे नफरत ना करे और मुझे माफ कर दे। उद्धरण चिन्ह मेनका परी उनकी बात सुनकर खुश हो गई। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि उतने में एक परी लगभग दौड़ते हुए उनके पास आई और हौंकते हुए बोली, रानी परी वो क्या हुआ ज्वाला परी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मेनका परी ने चिंता जताते हुए ज्वाला परी से पूछा। वो आ गया है, वो अपनी पूरी फौज को लेकर आया है और उसने हमारे परी लोक पर हमला कर दिया है। उद्धरण चिन्ह ज्वाला परी की बात सुनते ही रानी परी को सबसे पहले अपनी बेटी का ख्याल आया और वो उसकी फिक्र करते हुए बोली, परिधि परिधि कहाँ है? दूसरी ओर परी लोक के बगीचे में पूरा बगीचा हरे भरे पेड़ पौधे और रंग बेरंगी फूलों से भरा पड़ा था। वहां एक लड़की बगीचे में तितलियों के साथ खेल रही थी, और उन तितलियों को अपने हाथ लेते ही किसी छोटे बच्चे की तरह वो खुश हो जाती। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसे बस एक बार देख ले तो उसे पाना चाहे। उसने ब्लू वन ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसके दूसरे शोल्डर पर मोतियों की लड़ियां लगी थी, और कमर की दोनों साइड कट का निशान था, जिसकी वजह से उसकी पतली सी कमर का थोड़ा बहुत हिस्सा रिवील हो रहा था। उसकी काली गहरी आंखें, काले घने घुंघराले खुले बाल जो उसकी कमर तक आते हैं। उसने अपने गले में ब्लू एंड व्हाइट मोतियों से बना खूबसूरत हार तो कानों में व्हाइट स्टार लगे इयररिंग्स पहने हुए थे। उसके सर पर टियरा क्रिस्टल क्राउन पहना हुआ था, और हाथ में मोतियों का ब्रेसलेट जिसके बीचों बीच एक व्हाइट स्टोन था। उस लड़की पर सूरज की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। वो लड़की तितलियों के साथ खेल ही रही थी कि उनमें से एक तितली हवा में उड़ गई। ये देख उस लड़की का मुंह बन गया और उस और नाराजगी से देखने लगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी ना, फिर तुम चली क्यों गई? उस लड़की ने मुंह फुलाकर उस तितली को देखते हुए उसने कहा, और अचानक ही उस लड़की के बहुत ही खूबसूरत हल्के ब्लू रंग के पंख निकल आए और वो हवा में उड़ने लगी।
उस तितली को अपने हाथ में रखकर वो खुश होने लगी। वो हवा में ही उस तितली के पीछे पीछे जाकर उसके साथ खेलने लगी। उतने में ही एक लड़की अचानक वहां प्रकट हो जाती है। वो काफी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। वो उस हवा में उड़ रही लड़की को पुकारते हुए बोली, परी। परी यानी परिधि, रानी परी की एकलौती बेटी जिसे प्यार से सब परी कहकर बुलाते हैं। कोष्टक। परिधि ने जैसे ही किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो वो उस ओर देखने लगी और वापस नीचे आ गई। क्या हुआ सौंदर्य परी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? परिधि ने चिंता जताते हुए पूछा। जिस पर सौंदर्य परी घबराते हुए बोली, परी परी वो आ गया है। उसने हम पर हमला कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही परिधि समझ जाती है कि सौंदर्य परी किसके बारे में बात कर रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो बच्चों वाली खुशी और मासूमियत नजर आ रही थी, अब उसके जगह गुस्सा और नफरत नजर आने लगती है। परिधि अपने हाथ से बस एक चुटकी बजाती है और अचानक ही वो वहां से गायब हो जाती है। वहीं परीलोक में तो हाहाकार मचा हुआ था। कुछ शैतानी शक्तियों ने परीलोक पर हमला कर दिया था। वो बिल्कुल किसी राक्षस के जैसे लग रहे थे और उनका लीडर था काल भैरव, जो काल लोक का राजा था और जिसे कुछ लोग तो डेविल कहकर भी बुलाते थे। डेविल और उसके लोगों ने परीलोक पर हमला कर दिया था और दोनों ही तरफ बराबर की जंग छिड़ी हुई थी। उतने में परिधि भी वहां आ जाती है और वो भी अपने दुश्मनों पर टूट पड़ती हैं। परिधि को यहाँ देखकर रानी परी को परिधि की चिंता होने लगती है। तो वहीं डेविल परिधि को देखकर खुश हो जाता है। और होता भी क्यों न, भला वो उसे ही तो लेने यहाँ आया था। उसने इसी वजह से तो परीलोक पर हमला किया था और ये बात वहां पर सब लोग जानते थे कि डेविल को परिधि चाहिए। लेकिन क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अब डेविल और परिधि के बीच जंग छिड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लेकिन डेविल को परिधि चाहिए थी, इसीलिए वो उसे मारने के इरादे से हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसके वार से बचने और उसे कमजोर करने के लिए वो उस पर वार कर रहा था, ताकि परिधि के कमजोर होते ही उसे वो अपने साथ अपने काल लोक ले जा सके। परिधि, तुम्हें मेरे साथ काल लोक जाना ही होगा, वरना मैं इस परीलोक को तबाह कर दूंगा। डेविल ने परिधि से लड़ते हुए ही उसे धमकाया, लेकिन परिधि पर उसकी धमकी का रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो उसी को ही धमकी देते हुए बोली, तू जिंदा बचकर यहाँ से जाएगा, तब तो तू मुझे अपने साथ अपने काल लोक ले जाएगा ना। उद्धरण चिन्ह। परिधि के कहने का मतलब साफ था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। उन दोनों के बीच फिर से जंग छिड़ जाती है। तो वहीं रानी परी और बाकी की पारियां भी डेविल के लोगे से लड़ रही थी। लेकिन अपनी बच्ची की चिंता में रानी परी का ध्यान भटक गया और डेविल के लोगों में से किसी एक ने रानी परी पर वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। तभी परिधि और बाकी की पारियों का ध्यान भी उस ओर चला गया और अपनी माँ को बेहोश देख परिधि तो मानो गुस्से से पागल ही हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर वो गुस्से और दर्द से जोर से चिल्लाई, आ। उसके दर्द और गुस्से में इतने जोर से चिल्लाने की वजह से उसके शरीर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली, जिससे डेविल के लोगों ही नहीं बल्कि खुद डेविल भी अचानक हवा में उड़ते हुए मिलो दूर जाकर गिरा। ये चीज परी में नेचुरल थी कि जब भी उसका दिल दुखता या उसके गुस्से की सीमा पार हो जाती, तब तब उसके शरीर में से एक तेज रोशनी निकलती, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। और रानी परी की एकलौती बेटी होने के कारण परिधि के पास बाकी पारियों की तुलना में अधिक शक्तियां थी, जो उसे और ज्यादा स्पेशल बनाती थी। तभी वहां देवगुरु पारियों के महागुरु प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से परीलोक को फिलहाल के लिए सुरक्षित कर दिया। सब लोग रानी परी को लेकर चिंतित थे और परिधि का तो रो रो कर बुरा हाल था। देवगुरु ने अपनी शक्तियों से रानी परी के घाव तो ठीक कर दिए थे, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। देवगुरु रानी परी के कमरे से बाहर जाते हुए उन्होंने परिधि को अपने पीछे आने का इशारा किया। परिधि ने एक नजर अपनी माँ को देखा और देवगुरु के पीछे पीछे बाहर निकल गई। क्या हुआ देवगुरु, माँ ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी तो मुझे माँ के पास होना चाहिए था। परिधि अपनी माँ के लिए परेशान होते हुए देवगुरु से एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। देवगुरु ने पहले तो उसे शांत कराया और उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन परिधि के तो होश ही उड़ गए। देवगुरु ने तो ऐसा क्या कह दिया जिसे सुन परिधि के होश उड़ गए। अब तक आपने देखा कि परीलोक पर काल भैरव डेविल अटैक करता है
और सारी पारियां मिलकर उससे लड़ती हैं। लेकिन लड़ते वक्त रानी परी घायल हो जाती है और अपनी माँ को इस हाल में देख परिधि का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। लेकिन देवगुरु को परिधि से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हैं और परिधि उनके पास जाकर उन पर सवालों की बौछार शुरू कर देती हैं। अब आगे देवगुरु परिधि को शांत कराते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए परिधि, रानी परी अब ठीक है। बस फिलहाल वो कमजोरी की वजह से बेहोश है, लेकिन मैंने उनका इलाज कर दिया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। परिधि उनकी बात सुनकर थोड़ी शांत होती है, लेकिन देवगुरु के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर वो परेशान होते हुए उनसे बोली, क्या बात है देवगुरु, आप परेशान लग रहे हैं, कोई समस्या है क्या? उद्धरण चिन्ह। आपको पता है कि काल भैरव आपको क्यों हासिल करना चाहता है? देवगुरु ने जवाब देने के बजाय उल्टा परिधि से ही सवाल पूछ लिया, जिस पर परिधि नफरत से जवाब देते हुए बोली, हाँ पता है मुझे कि वो क्यों मुझे हासिल करना चाहता है, ताकि मुझसे शादी करके वो अमर हो जाए और हमारे परीलोक पर शासन करे। पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन उसकी पत्नी बनाना नहीं। ये सिर्फ आधा सच है, पूरा नहीं, देवगुरु ने कहा, जिस पर परिधि हैरान होते हुए बोली, आधा सच मतलब? मैं कुछ समझी नहीं देवगुरु, आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं ये कहना चाहता हूँ परिधि कि आप सिर्फ ये जानती है कि वो आपसे शादी करके अमर होना चाहता है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपने जिस नक्षत्र में जन्म लिया था वो बहुत प्रभावशाली था, जिसकी वजह से आपकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा। और काल भैरव ये बात जानता है, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा है, ताकि आपसे शादी करने के बाद वो सिर्फ अमर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाएगा और वो परीलोक के साथ साथ धरती लोक को भी तबाह कर देगा। इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एक परी जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसका दिल साफ हो, कोमल हो, अगर उसकी शादी किसी शैतान से हो जाए तो तबाही मच जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। परिधि देवगुरु की सारी बातें सुनकर चौंक जाती हैं। उसे तो सिर्फ अपनी कुंडली के बारे में ही पता था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब उसे अपनी किस्मत पर, यहाँ तक अपने होने पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वो ना होती तो उसकी माँ या परीलोक पर इतनी सारी मुसीबतें ही ना आई होती। परिधि ने परेशान होते हुए देवगुरु से पूछा, देवगुरु आप ही कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी अपने साथ लाती है, तो इस परेशानी का भी कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। आपने सही कहा, इस परेशानी का भी तोड़ है, देवगुरु ने जवाब दिया, जिस पर परिधि खुश होते हुए बोली, पर क्या? उद्धरण चिन्ह। आप? मैं कैसे? परिधि ने हैरान होकर पूछा, जिस पर देवगुरु उसे समझाते हुए बोले, वो आप ही है जो न केवल परीलोक को बल्कि पूरी मानव जाति को बचा सकती हैं। अगर आप धरती लोक पर जाकर उस इंसान से शादी करें जो आपके लिए बना हो, जो आपका हमसफर हो, तो ही हम काल भैरव को रोक सकते हैं। परिधि तो देवगुरु की बात सुनते ही चौंक गई। वो उसी हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? एक परी और इंसान की शादी, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि मैं अपनी माँ को इस हाल में यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? माफ कीजिएगा देवगुरु, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती, परिधि ने कहा और वहां से जाने लगी। देवगुरु उसे जाता देख पीछे से बोले, एक और बार सोच लीजिए परिधि, क्योंकि आपके एक फैसले पर न केवल आपकी और परीलोक की बल्कि पूरी मानव जाति के सुरक्षा की भी बात है। क्या आप अपनी माँ के लिए इतनी स्वार्थी हो सकती है कि पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दे? क्या पारियों का यही धर्म है कि वो केवल अपने और अपनों के बारे में सोचे, सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं? उद्धरण चिन्ह। देवगुरु की बात सुनते ही परिधि रुक जाती है। वो तो जैसे अपनी जगह पर फ्रिज ही हो गई थी। नहीं, वो सिर्फ अपनी वजह से पूरी मानव जाति को खतरे में नहीं डाल सकती थी। परियों का सबसे पहला धर्म और कर्म सृष्टि का कल्याण है, और मानव जाति की रक्षा करना ही उनका सबसे पहला कर्तव्य। तो वो अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट सकती थी? परिधि अपने मन में यही सब सोच रही थी कि देवगुरु उसके सामने आकर खड़े हो गए और वो फिर से परिधि को समझाने लगे। परिधि को भी उनकी बात सही लगने लगी थी, और आखिरकार परिधि ने देवगुरु की बात मानते हुए पृथ्वी लोक पर जाने के लिए हाँ कह दी। मैं पृथ्वी लोक तो चली जाऊंगी, लेकिन इतने बड़े पृथ्वी लोक पर मैं उस एक इंसान को कैसे ढूंढूंगी जिससे मेरी शादी होनी चाहिए?
ये तो नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे, परिधि ने निराश होकर कहा। जिस पर देवगुरु उसे हिम्मत देते हुए बोले, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आप पूरे दिल से उस काम करो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बोलते हुए देवगुरु ने अपना हाथ आगे करके अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। तभी अचानक उनके हाथ में एक बड़ा सा तारा प्रकट हो गया और वो उस तारे को परिधि को देते हुए बोले, ये लीजिए परिधि। परिधि अपना हाथ आगे बढ़ा देती हैं। देवगुरु उस तारे को परिधि के हाथ में रखते हुए बोले, ये रहस्य तारा आपको पृथ्वी लोक की उस जगह पर ले जाएगा जहां आपकी मंजिल है। और जब जब आपका जीवन साथी आपके आसपास होगा, तब तब ये रहस्य तारा अपना रंग बदलेगा रहेगा और ये सफेद से लाल रंग में बदल जाएगा। इससे आपको उस इंसान को ढूंढने में आसानी होगी और ये रहस्य तारा आपको इंसानों की दुनिया में रहने में सहायता भी करेगा। इसे आप जब चाहें, जैसे चाहे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती है और जैसे चाहें वैसे धारण भी कर सकती है। देवगुरु उस रहस्य तारा के बारे में और भी बातें परिधि को समझाते हैं, जिसे परिधि गौर से सुन और समझ रही थी। परिधि के मन में एक और सवाल आया, जिसे वो देवगुरु से पूछने के इरादे से बोली, देवगुरु ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर देविल को पता चल गया और वो मुझे ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक तक पहुंच गया तब क्या होगा? पृथ्वी लोक पर जाते ही मेरी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, फिर मैं कैसे सामना करूंगी उसका? मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर उसने पृथ्वी लोक पर हमला कर दिया या उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? उद्धरण चिन्ह, इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास, देवगुरु ने कहा। जिस पर परिधि ने पूछा, क्या? यही कि मैं आपको अपनी शक्तियों की जरिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करूंगा, जिससे वो चाहकर भी आपको नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ये सुरक्षा कवच केवल 30 दिन तक ही रहेगा और उन्हीं 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने जीवन साथी को ढूंढना होगा और उससे शादी भी करनी होगी, जिससे आपकी शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाएंगी और पृथ्वी लोक पर भी आपकी शक्तियां पूर्ण रूप से काम करने लग जाएंगी। उद्धरण चिन्ह, देवगुरु की बातें सुनकर परिधि को राहत मिलती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवगुरु अपनी जादुई छड़ी को परिधि के सर पर रखकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगते हैं। तभी एक तेज रोशनी परिधि पर पड़ती है और कुछ वक्त में ही वो रोशनी गायब हो जाती है। परिधि अपनी आंखें खोलती है और देवगुरु से अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए उनसे इजाजत मांगती है। देवगुरु अपनी गर्दन में हिलाते हुए अपनी पलकें झपका देते हैं। परिधि वहां से अपनी मां के कमरे में चली जाती है, जहां वो बेड पर अब भी बेहोश होकर लेटी हुई थी। परिधि उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और अपनी मां के सर पर हाथ फेरते हुए अपने रुंधे गले से बोली, मां मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे बिना पूछे, बिना कुछ बताए आपको यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि मानव जाति की भी है। इसलिए मुझे जाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगी। बोलते हुए परिधि की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल भी लेती है और अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी माँ के फोरहेड पर किस कर देती है। थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठकर परिधि बाकी पारियों से मिलती है और उनसे अपनी माँ का ख्याल रखने का बोल वो देवगुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा लेती है और अपने नए सफर की ओर बढ़ जाती हैं। पृथ्वी लोक पर मुंबई शहर 7 स्टार होटल के पार्किंग एरिया में एक साथ 8 कार पार्किंग एरिया में एक लाइन में आती हैं, जिसमें से 7 मर्सिडीज बेंज थी और एक रोल्स रॉयस थी। सातों मर्सिडीज बेंज में से एक एक करके बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। उन्होंने एक जैसी ब्लैक कलर की ही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिस पर RK नाम का लोगो लगा हुआ था। एक बॉडीगार्ड रोल्स रॉयस के पास जाकर उसका बैक डोर खोलता है, जिसमें से एक हैंडसम सा दिखने वाला लड़का बाहर निकलता है। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसकी हल्की नीली आंखें, काले बाल जो नेचुरल तरीके से सेट थे, उसकी परफेक्ट जॉलाइन एंड हल्की बियर्ड थी। उसने अपने एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में सिल्वर चेन पहनी हुई थी और उसने अपने लेफ्ट कान में एक छोटी सी सिल्वर की कान की बाकी भी पहनी थी, जो उसे और भी ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव बना रहा था। तो ये है रियांश कपूर, जिसे पूरी दुनिया RK के नाम से जानती है, जो वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। इससे सिर्फ पुलिस, नेता या सरकार ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोग तक कांपते हैं। ये अपने एरोगेंट, गुस्सैल, जिद्दी और हार्टलेस इंसान के तौर पर जाना जाता है।
इससे टकराने का मतलब है अपनी मौत को खुद ही इनविटेशन देना। रियांश को अगर कुछ चाहिए तो वो उसे हासिल करके रहता है, चाहे मर्जी से या जोर जबरदस्ती से, वो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकता है। कोष्टक, रियांश इतना ज्यादा हैंडसम था कि अगर कोई भी लड़की उसे एक बार भी देख ले तो वो तो सांस लेना ही भूल जाए। और ऐसा ही कुछ पार्किंग एरिया में भी हुआ। सब लोगों की नजरें सिर्फ रियांश के हैंडसम चेहरे पर ही थी, एंड स्पेशली लड़कियां, वो तो उसे आंखें फाड़े और मुंह खोले बस देखती ही रह गई। लेकिन रियांश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी पर भी ध्यान दिए बिना वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए होटल के अंदर चला गया। और होटल के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। लड़कियां तो बस रियांश को देखती ही रह गई। रियांश अपने असिस्टेंट केविन और 4 बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट में चला गया। बाकी के बॉडीगार्ड्स दूसरी लिफ्ट में चले गए। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर वो लोग अपने बुक किए हुए रूम में गए जहां आज उनकी मीटिंग मिस्टर बजाज से होनी थी। रियांश और केविन रूम के अंदर चले गए और बॉडीगार्ड्स बाहर ही खड़े रहे। रियांश एक सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने असिस्टेंट केविन से मीटिंग से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने लगा। उतने में ही उनके रूम का डोर नॉक हुआ। केविन को लगा कि शायद मिस्टर बजाज आए होंगे, इसीलिए उसने जाकर डोर ओपन किया। लेकिन उसे वहां मिस्टर बजाज नहीं बल्कि कोई और नजर आया, जिसे देख केविन ने एक नजर अपने बॉस पर डाली जो अपने मोबाइल को स्को कर रहे थे, और वापस से अपनी नजरें अपने सामने खड़े उस शख्स पर डाली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसका डर के मारे बुरा हाल हो रखा था। टू बी कंटिन्यूड।